नमस्कार। चीन हमारा पड़ोसी देश है। दोनों मिलकर 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। इसके साथ ही दोनों की साझा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत भी है। इस हिसाब से चीन के साथ हमारा संबंध काफी मजबूत होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों देश एक भयानक जंग के शिकार हो चुके हैं। याद कीजिए साल 1962। जी हां, साल 1962 खासकर भारत के लिए दुखती रग है। इसी साल दोनों देशों की सेनाएं हिमालय की चोटियों के बीच आमने सामने युद्ध कर रही थीं। भारत को आजाद हुए तब मात्र 15 साल बीते थे। देश की आर्थिक और सामरिक हालत अच्छी नहीं थी। 20 अक्टूबर 1962 को शुरू हुई ये लड़ाई करीब 1 महीने तक चली थी और इसमें भारत के तकरीबन 4,000 से ज्यादा जवान और सैन्य अधिकारी शहीद हुए थे। भारतीय फौज को लद्दाख के पूर्वी इलाके और पूर्वोत्तर राज्यों में हार का सामना करना पड़ा था, जबकि रिजांगला इलाके में चीन को भारी क्षति उठानी पड़ी थी। इसके 13 साल बाद यानी साल 1975 में एलएसी पर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर फायरिंग हुई थी, जिसमें 4 भारतीय जवान शहीद हुए थे। इसके बाद समय समय पर दोनों देशों की सेनाएं एलएसी पर आमने सामने आती रहीं, लेकिन किसी हिंसक झड़प की नौबत नहीं आई। मगर अब 45 साल बाद एक बार फिर दोनों देशों के बीच हिंसक झड़प हुई है, जिसमें आधिकारिक तौर पर 20 भारतीय जवान शहीद हो गए। चीन के भी कुछ जवानों के मारे जाने की पुष्टि भारत कर रहा है, लेकिन चीन इसे नकार रहा है। और अब चीन किसी तरह की झड़प को भी उचित नहीं मान रहा है और खुद को भारत के साथ कई स्तरों पर बातचीत के लिए तैयार बता रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि चीन भारत से जंग नहीं चाहता? चीन क्यों शांति बहाली में भारत का साथ देने के लिए खुद को तैयार बता रहा है, जबकि आर्थिक और सामरिक रूप से आज भी हम चीन से पीछे हैं? चीन अमेरिका से दो हाथ करने को तो तैयार दिखता है, लेकिन भारत के साथ संबंध सुधारने पर क्यों है उसकी नज़र? तो आज खबर दुनिया में देखेंगे आखिर क्या वजह है कि चीन भारत के सामने हो गया है सरेंडर। और दुनिया रंग बिरंगी में आज देखेंगे धरती पर मिली सबसे साफ हवा वाली जगह। लेकिन शुरुआत सुर्खियों से। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट के चुनाव में भारत को मिली जीत। परिषद के 192 में से 184 सदस्यों ने किया समर्थन। 2 साल का होगा भारत का कार्यकाल। यह 8वां मौका है जब भारत यूएनएससी में अस्थायी सदस्य बना। नेपाल को लेकर भारत की कूटनीति हुई नाकाम। नए नक्शे को नेपाल की संसद के उच्च सदन ने भी दी मंजूरी। नेपाल के नक्शे में बदलाव को लेकर पेश किए गए संविधान संशोधन बिल के समर्थन में पड़े 57 वोट। किसी सदस्य ने नहीं किया विरोध। भारत में आने वाले लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नए नक्शे में दिखाया है नेपाल का क्षेत्र। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन का सनसनीखेज दावा। डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा चुनाव जीतने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मांगी मदद। बोल्टन की किताब द रूम वेयर इट हैपेंड, अ व्हाइट हाउस मेमोयर में ट्रंप पर किए गए हैं चौंकाने वाले खुलासे। पहले ट्रंप के करीबियों में शामिल थे बोल्टन। व्हाइट हाउस की ओर से किताब को बैन कराने की तैयारी। तो पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच मेजर जनरल स्तर की बातचीत शुरू हुई। पहले दिन की बातचीत बेनतीजा रही थी और उसके बाद गुरुवार यानी कि आज बातचीत हुई। दोनों देश शांति बहाली के पक्ष में दिखे और जल्दी ही इस विवाद को निपटाना चाहते हैं। लेकिन गलवान घाटी को लेकर चीन अपना दावा ठोक रहा है, जिसे भारत ने सिरे से नकार दिया है। अब इस इलाके को लेकर क्या आपसी सहमति बनती है, उस पर भी सभी की नजरें रहेंगी। दरअसल भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव की 3 मुख्य वजहें मानी जा रही हैं, जिसमें पहली वजह है सामरिक। ये दोनों ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनकी फौजों की तादाद दुनिया में पहले और दूसरे नंबर पर बताई जाती है और इन दोनों के बीच आपसी विरोध का एक लंबा इतिहास भी रहा है। दूसरी वजह पूर्वी लद्दाख का वो इलाका है जिस पर चीन 1962 से अपना दावा ठोक रहा है। और तीसरी और सबसे बड़ी वजह पिछले कुछ सालों में भारतीय बॉर्डर इलाकों में तेज होता सड़क निर्माण का कार्य है। दरअसल गलवान घाटी के पास ही एलएसी है, जिसके पास भारत ने श्योक नदी से दौलत बेग ओल्डी यानी डीबीओ तक एक सड़क का निर्माण कर लिया है। पूरे लद्दाख के एलएसी इलाके में ये सबसे दुर्गम इलाका है और ये सड़क चीन को हजम नहीं हो रही है। खैर, पिछले 6-7 साल में ये चौथा मौका है जब दोनों देशों के बीच का तनाव उभर कर सामने आया है। आपको पता ही है कि 2013 में लद्दाख के डेप्सांग और 2014 में लद्दाख के ही चुमुर में दोनों देशों के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद 2017 में डोकलाम विवाद 73 दिनों तक चला था, लेकिन इस बीच किसी तरह की हिंसक झड़प की खबर नहीं आई। लेकिन इस वक्त
जो स्थिति बनी हुई है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि 1962 के बाद से लद्दाख में दोनों सेनाओं की तरफ से कोई भी मौत नहीं हुई थी। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में जो घटनाएं हुई उनमें भी 1975 के बाद दोनों तरफ से किसी भी सैनिक की मौत नहीं हुई। लेकिन अब लद्दाख में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत न सिर्फ भारत को बल्कि चीन को भी डरा रही है। चीन कतई नहीं चाहेगा कि इस वजह से दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत पर नकारात्मक असर पड़े, और इसका मुख्य कारण है भारत का बाजार। जी हां, दोनों देशों के बीच तनाव और बातचीत के दौरान व्यापारिक रिश्ते बने रहे हैं, लेकिन 21वीं सदी की शुरुआत से दोनों देश व्यापारिक रूप से काफी नजदीक आ चुके हैं। और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2000 में दोनों देशों के बीच का कारोबार केवल 3 अरब डॉलर का था, जो 2008 में बढ़कर 51.80 अरब डॉलर का हो गया। भारतीय विदेश मंत्रालय के वेबसाइट के मुताबिक 2018 में भारत और चीन के बीच 95.54 अरब डॉलर का कारोबार हुआ, लेकिन इसमें भारत का निर्यात केवल 18.84 अरब डॉलर का था। यानी भारत में चीन ने अपने पैर पूरी तरह से पसार लिए। हालांकि 2019 में इसमें थोड़ी कमी आई है। अब ये व्यापार 92.70 अरब डॉलर का रह गया है, लेकिन बीते 10 साल में ये ग्राफ बढ़ता चला गया है। चाहे मोबाइल फोन की बात हो या ई-कॉमर्स हो, भारत चीन के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। चीनी कंपनी अलीबाबा का बिग बास्केट, पेटीएम, स्नैपडील और जोमेटो में तकरीबन $500 मिलियन का निवेश है। वहीं बायजूस, फ्लिपकार्ट, ओला और स्विगी में चीन की टेंसेंट नाम की कंपनी की हिस्सेदारी है। वीवो, ओप्पो, शाओमी जैसे मोबाइल फ़ोन का भारत बहुत बड़ा बाजार हो चुका है। इसके अलावा कई भारतीय कंपनियों में भी चीन का निवेश है। यही वजह है कि भारत और चीन एक दूसरे से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। इसीलिए चीन को अगर आर्थिक रूप से ताकतवर बने रहना है तो भारत से रिश्ते को सुधार कर रखना पड़ेगा। और जब चीन आर्थिक रूप से मजबूत बना रहेगा तभी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग सत्ता में बने रहेंगे, क्योंकि अगर भारत के साथ आर्थिक तालमेल बिगड़ेगा तो चीन की हालत खराब होगी, जिसका असर सत्ता पर भी पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस स्थिति से केवल चीन ही वाकिफ है, कमोबेश यही हालात भारत के भी हैं। जी हां, भारत भी कच्चे माल और कम कीमत के सामानों पर चीन पर आश्रित हो गया है। भारत दवाइयों का बड़ा निर्यातक देश यानी कि एक्सपोर्टर है, लेकिन ढेर सारी दवाइयों के कच्चे माल को भारत चीन से मंगाता है। इसी कोरोना काल में जिस हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को धमकी तक दे दी थी, उसके निर्माण के लिए कच्चा माल, जिसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स कहते हैं यानी कि API कहते हैं, उसे भारत चीन से ही आयात यानी इंपोर्ट करता है। इतना ही नहीं, क्रोसिन जिसका API पैरासीटामोल है, उसे भी भारत चीन से ही मंगाता है और इन दवाओं को भारत पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। दरअसल भारत की दवा बनाने वाली कंपनियां करीब 70% API चीन से आयात करती हैं। इसके अलावा कॉटन, कॉपर, हीरा और दूसरे ढेर सारे मिनरल्स को भारत चीन को बेचता है, लेकिन फिर भी भारत का एक्सपोर्ट चीन के मुकाबले 5 गुना कम है। मगर चीन पर हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। भले देश में बायकॉट चाइना के नारे लगाए जाते हैं और इन दिनों ये स्वर ज़्यादा तेज सुनाई दे रहे हैं। मोदी जी भले लोकल के लिए वोकल का नारा दे रहे हों, लेकिन सच तो ये है कि हम अपनी दिनचर्या की तमाम चीज़ों में चीनी उत्पाद को जोड़ चुके हैं, जिसे एकदम से निकाल बाहर करना बहुत मुश्किल होगा। दूसरी तरफ चीन अपनी इकोनॉमी को बनाए रखने के लिए भारत से संबंधों में किसी भी तरह की खटास आने नहीं देना चाहेगा। इसके अलावा इस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस की चपेट में है और इस महामारी के लिए अमेरिका से लेकर तमाम देश चीन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हाल ही में WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक यूनिट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया गया कि इस मामले की जांच होनी चाहिए कि दुनिया भर में नुकसान पहुंचाने वाला कोरोना वायरस कहां से शुरू हुआ। जाहिर है कि 194 देशों वाले इस समूह का इशारा चीन की तरफ है। इस प्रस्ताव पर भारत ने भी सहमति दी थी। चीन पर आरोप है कि उसने समय रहते हुए दुनिया को कोरोना वायरस की सही जानकारी नहीं दी और इस वजह से आज पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है, तबाह हो रही है। हालांकि चीन इसका खंडन करता आ रहा है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके समर्थक देश ज़्यादा मुखर हैं। ऐसे हालात में चीन बिल्कुल नहीं चाहेगा कि भारत से रिश्तों की डोर जो है वो कमज़ोर पड़े और उसे आर्थिक हानि झेलनी पड़े, जिसका असर शी जिनपिंग के नेतृत्व क्षमता पर पड़े। कुल मिलाकर चीन इस वक्त कूटनीति के रास्ते पर चलते हुए भारत के साथ जल्द से जल्द संबंध सुधारना चाहेगा। तो ये थी भारत चीन के बनते बिगड़ते रिश्ते की कहानी। अब बढ़ते हैं आगे और अंत में एक खबर दुनिया रंग बिरंगी से। वैज्ञानिकों ने धरती के वायुमंडल में एक ऐसी जगह खोजने का दावा किया है जहां की हवा सबसे साफ है। ये जगह इंसानी आबादी से बहुत दूर दक्षिणी ध्रुव के पास है।
अंटार्कटिका को घेरने वाले महासागर के दक्षिणी हिस्से की हवा में इंसानी गतिविधियों का जरा भी अंश नहीं है। दरअसल अमेरिका की कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने ऑस्ट्रेलियन मरीन नेशनल फैसिलिटीज के आरवी खोजकर्ताओं के जरिए जुटाए गए नमूनों के आधार पर यह दावा किया है कि उनके मुताबिक दक्षिण सागर के ऊपर के इलाके में प्रदूषण का कोई भी पार्टिकल नहीं मिला। वैज्ञानिकों को वहां हवा की ऐसी परत मिली जिसमें जीवाश्म ईंधन, फसलों के अवशेष और खाद्य उत्पादन, परिवहन और वेस्ट वाटर डिस्पोजल का कोई भी अंश नहीं मिला था। दरअसल वायु प्रदूषण एरोसल के कारण होता है। एरोसल ठोस, द्रव और गैस के उन अति सूक्ष्म कणों को कहा जाता है जो हवा में घुल जाते हैं और एक खोजी बैक्टीरिया की मदद से वैज्ञानिक हवा में घुले इन अति सूक्ष्म कणों का पता लगाते हैं। जांच से पता चलता है कि ये कण कहां से निकले हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक दुनिया भर में हर साल वायु प्रदूषण से 70 लाख लोग मारे जाते हैं। दिल की बीमारियों, स्ट्रोक और लंग कैंसर के बढ़ते मामलों के लिए भी वायु प्रदूषण को जिम्मेदार माना जा रहा है। वायु प्रदूषण के लिहाज से दुनिया के 20 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में भारत के 13 शहर शामिल हैं। लेकिन ये दुनिया के लिए एक अच्छी खबर है कि इसी धरती पर वैसा इलाका भी है जहां प्रदूषण नाम की कोई चीज नहीं है। इसीलिए सवाल उठता है कि क्या हम इसी तरह एक बेहतर दुनिया बनाने की नहीं सोच सकते। तो खबर दुनिया में आज बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।